तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, हमने समझा था कि कैसे और कितने अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बनाकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो कितना अमाउंट होता है जो कि डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। हमने अच्छे से उसका जो डिटेल प्रक्रिया था उसे समझा था और उससे पहले के वीडियोज़ में भी हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के ताल्लुक़ से ही जो है बातें समझी थी और जानी थी। बस इन्हीं प्रीवियस वीडियोज़ के आधार पर, इन्हीं प्रीवियस वीडियो से संबंधित जो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो द ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो कि हमने सीखा था इज सिग्मॉइड शेप, सिग्मॉइड शेप का होता है, ठीक है, सिग्मॉइड शेप का होता है। एट व्हिच पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन द हेमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड, यानी कि P50 वैल्यू को पूछ रहा है। तो P50 वैल्यू को जो कि हमने जाना था कितना होता है P50 वैल्यू, जो P50 वैल्यू था वो था 25 से 26 mmHg, 25 से 26 mmHg। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। ऐसे ही यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, इससे तमाम कंसेप्ट्स आ जाएंगे। फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। तो हेल्डिन्स इफेक्ट इज अपोजिट टू बोहर्स इफेक्ट। तो हमने जाना था कि जो हेल्डिन्स इफेक्ट होता है, हेल्डिन्स के इफ़ेक्ट और जो बोहर्स इफेक्ट होता है ये दरअसल एक्चुअली दोनों ही अपोजिट होते हैं। हेल्डिन्स इफेक्ट के दौरान क्या होता है, एसोसिएशन होता है ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का। ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के एसोसिएशन के लिए जो कंडीशंस फेवरेबल होते हैं वो कंडीशंस पाए जाते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर एल्वेओलाई में। ऐसे ही बोहर्स इफेक्ट उस कंडीशन को कहते हैं जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, नॉर्मली टिश्यू सेल्स जैसे जगहों पर पाया जाता है जहाँ पर HbO2 के ब्रेकडाउन के लिए, फिर डिसोसिएशन के लिए फेवरेबल कंडीशन, या फिर यूँ कहा जाए HbO2 के एसोसिएशन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन पाए जाते हैं। तो जहाँ पर HbO2 का डिसोसिएशन होता है ऐसे जगहों पर क्या होता है, बोहर्स इफेक्ट हो रहा होता है, या फिर HbO2 का डिसोसिएशन ही क्या है, बोहर्स इफेक्ट है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए देखा जाए हैम्बर्गर्स फेनोमेनॉन इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट तो है, क्लोराइड शिफ्ट तो है, लेकिन रिवर्स तो उसका नहीं नाम था। तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। ऐसे ही अबाउट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म। तो अगर हम प्रीवियस वीडियो को एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमने जाना था कि जो 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, 70% को बाइकार्बोनेट के फॉर्म में और बचे 7% को डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजल्व कर भेजा जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये जो कह रहा है 20 से 25%, यहाँ तक मामला ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन ये जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कह दिया यही गलत है। कार्बोक्सी नहीं होता है, कार्ब अमीनो होता है। क्या होता है, कार्ब अमीनो होता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ग्लोब्यूलिन, हेमोग्लोबिन के ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप से जाकर एसोसिएट होता है। तो उसे जो कंपाउंड बनता है उसे कार्बोक्सी नहीं कहा जाता, उसे कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन कहा जाता है। तो गोया कि ये भी क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिलीवर्ड बाय एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमने जैसे कि जो रेस्टिंग कंडीशन और जो स्ट्रीनस कंडीशन के दौरान क्या कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड में
लंग्स से टिश्यूज़ की तरफ और टिश्यूज़ से लंग्स की तरफ, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितने कितने अमाउंट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं हमने समझा था। तो उसमें हमने क्या पाया था कि जो ये स्ट्रेनस कंडीशन होता है, स्ट्रेनस ये तो कह रहा है अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिलीवर बाय 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए इसे रेस्टिंग कंडीशन अगर मान लिया जाए, तो जो रेस्टिंग कंडीशन में भी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 4% कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजनेटेड वर्ड आ गया यहाँ पर, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता तब सही रहता, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके दौरान 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये था इसके बारे में, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें 4 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो पाई जाती है रेस्टिंग कंडीशन के दौरान। और ऐसे ही यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ही हो जाएगा। अगर ऐसे ही अगर देखा जाए तो तीसरे सवाल में आपको पूछ रहा है, बता रहा है एवरी 500 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वियोलाई ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन। तो जैसे कि यहाँ पर रेस्टिंग कंडीशन कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कह रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कह रहा है, तो हमें क्या मालूम है कि रेस्टिंग कंडीशन के दौरान जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि क्या कैरी कर लेकर जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्यतया कैरी कर लेकर जाता है, उसमें अप्रोक्सीमेटली कितना कहा जाए, अगर उसके 500 ml की अगर बात की जाए तो जैसे कि 100 ml, उसके 100 ml में 4 ml मौजूद होता है, 4 ml पाया जाता है। और अगर 500 की अगर बात कर दी जाए, यानी कि इंटू 5 कर दी जाए, तो पर 500 ml में कितना 5 होगा, 20 ml क्या मौजूद होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा। तो 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा रेस्टिंग कंडीशन के दौरान जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड द्वारा कैरी किया जाएगा, कहाँ तक, एल्वियोलाई तक। तो ये हुआ इसके बारे में 500 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब ऐसे ही चौथे सवाल की तरफ अगर मूव किया जाए तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू। तो जो हमने हेल्डेन इफ़ेक्ट पढ़ा था, हेल्डेन इफ़ेक्ट में हमने जाना था कि वो कौन से कंडीशंस होते हैं जिनमें ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से बाइंड होने के लिए फेवरेबल होता है। तो उसमें से सबसे मेन जो कंडीशन था वो था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो यही वो सबसे प्राइमरी फैक्टर होता है जो कि बाइंडिंग कराता है हेमोग्लोबिन से, किस चीज़ को, ऑक्सीजन का। ऐसे ही हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी डिलीवर्ड बाय 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मसल परफॉर्मिंग स्ट्रेनस वर्क। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रेनस, यानी कि एक्सटर्नस स्ट्रेनस कंडीशन के दौरान अब 1 लीटर की बात हो रही है, तो 1 लीटर के माने कितना होता है, 1000 ml की बात हो रही है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो और 1 लीटर, तो स्ट्रेनस कंडीशन में जो 100 ml ब्लड होता है वो 100 ml ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कितना ऑक्सीजन कैरी करता है। तो अगर हम प्रीवियस वीडियो को देखें, उसको एनालाइज करें, तो उसके हिसाब से जो 100 ml ब्लड होता है वो आपका 15 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ऑक्सीजनेटेड 100 ml कितना कैरी करता है, 15 ml ब्लड कैरी करता है। और इसी को अगर इंटू 10 कर दिया जाए तो ये 1000 ml हो जाएगा, और इसी को इंटू 10 कर दिया जाए तो ये 150 ml हो जाएगा। यानी कि जब बात की जाएगी 1000 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, किसके दौरान, स्ट्रेनस कंडीशन के दौरान, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड 150 ml
क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो आपका सही जो ऑप्शन है वो हो जाता है ये तीसरा नंबर का। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं ज़रूर आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई राय है तो ज़रूर कमेंट कर पूछें, कमेंट में दें अपने राय को, अपने वैल्यूएबल सजेशन को। और इसी तरह से इस चैनल से जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इसी तरह से रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी वन बाय वन करते हुए कवर करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।